नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं लगभग 50-51 साल पुरानी कंपनी की, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी के बिज़नेस में है। और ये कंपनी जो है ये एक अवतार में पैदा हुई और इसके दूसरे अवतार में इसका अभी रिसेंटली पिछले साल आईपीओ आया। जानते हैं कंपनी क्या करती है, किस किस वर्टिकल में है और इसके फाइनेंशियल किस तरीके के हैं और क्या ये कंपनी निवेश करने लायक है या नहीं। कंपनी का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग। हमेशा की तरह पहले कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के इतिहास को थोड़ा सा समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके से कंपनी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स को झेलने में सक्षम रही या नहीं रही। तो इस कंपनी की स्थापना 1984 में डीसी बागड़ा साहब ने की और ये कंपनी का ओरिजिनल नाम ट्रांसरेल इंजीनियरिंग कंपनी थी। 2016 में गेमन इंडिया का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट के तहत ट्रांसरेल लाइटिंग को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसरेल लाइटिंग का जो आईपीओ है दिसंबर 2024 में आया। आईपीओ प्राइस 432 रुपीज़ थी। रिटेल कैटेगरी में लगभग 23 टाइम सब्सक्राइब हुआ। ओवरऑल ये 82 टाइम सब्सक्राइब हुआ और अभी का भाव अगर मैं देखूं तो लगभग ये 9 से 10 महीने में 1.7 टाइम्स शेयर का भाव हो चुका है। अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स के। तो देखिए, ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक इंजीनियरिंग कंपनी है। वैसे तो आप सभी दर्शक जो हमारे वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं उनको इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये पूरा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने नया ज्वाइन किया उनके बारे में बता दूँ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंजीनियरिंग वर्क को अगर मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब आप एक ठेकेदार हैं और आपसे ये कह दिया जाए कि भाई मेरे को तो एक ये मकान बना के दे दो, ये आप डिज़ाइन करो, मेरी रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है 2 BHK का मकान है या 3 BHK का मकान है, तो ये मुझे डिज़ाइन करके दे दो, कंस्ट्रक्ट करके दे दो, मैं आपको जब फाइनल हो जाएगा आपको पैसे दे दूंगा। तो अगर कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी जिसको कोई काम के लिए ठेका मिलता है वो उसकी इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी करती है और उसको माल मटेरियल उसके लिए प्रोक्योर भी करती है और साथ ही साथ उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, एग्जीक्यूट करती है और फाइनली हैंडओवर अगर कर देती है। तो इस तरह की जो कंपनीज़ होती है उनको ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ कहते हैं। और जैसे मैंने बताया ये ट्रांसरेल लाइटिंग जो कंपनी है ये भी एक ईपीसी कंपनी है। अब किन किन वर्टिकल में काम करती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इनका मेजर काम है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ईपीसी वर्क है और 80% से ज़्यादा इनका जो रेवेन्यू है वो इसी सेगमेंट से आता है। दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तीसरा इनका जो सेगमेंट है वो पोल्स एंड लाइटिंग से रिलेटेड है। चौथा इनका जो वर्टिकल है वो रेलवे सर्विसेज से रिलेटेड है और जो पांचवा इनका सेगमेंट है वर्टिकल है वो सोलर ईपीसी से रिलेटेड है। तो पहले जान लेते हैं पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि इनका मेजर या ये कहें 80% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो इसी सेगमेंट से आता है। अब ये क्या करते हैं इसमें कि आप जो पावर, जहाँ से पावर जनरेट हो रही है वहाँ से जब आपके घरों तक पावर लाई जाती है तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि पोल्स होते हैं, तार होते हैं, बीच में सब स्टेशंस होते हैं, उनके थ्रू जो है आपके घरों तक आपके हमारे घरों तक बिजली आती है। तो ये वहाँ से जहाँ से बिजली बन रही है वहाँ से आपके घरों तक जो बिजली लाने का काम होता है वो कंप्लीट करके देते हैं किसी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। पावर जो ट्रांसमिशन है उसका मतलब ये कि वो सब स्टेशन तक आ रही है, कहाँ से, जहाँ से पावर जनरेट हो रही है वहाँ से। तो ये हुआ ट्रांसमिशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये जब सब स्टेशन से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपके और हमारे घरों तक डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो जो तरीका है उसको डिस्ट्रीब्यूशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी बोलते हैं। तो ये जो है ये 3 तरह के काम इसमें बेसिकली करती है। एक है डीईपीसी। डी का ईपीसी का मतलब ये है कि ये डिज़ाइन भी करती है, इंजीनियरिंग भी करती है, प्रोक्योरमेंट भी करती है और कंस्ट्रक्शन भी करती है। मतलब A to Z काम ये इस सेक्टर में करती है। इसमें जो सब स्टेशन से रिलेटेड भी काम करती है, उसमें सब स्टेशन चाहे गैस इंसुलेटेड हो या एयर इंसुलेटेड हो। अब ये गैस इंसुलेटेड और एयर इंसुलेटेड सब स्टेशंस क्या होते हैं, अगर बड़ी जगह है तो आप ये देखिए ये जितने भी सब स्टेशन हैं इनमें ये तारों का जाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का में जो तार होते हैं उनका जाल होता है। अब ये जो जाल होता है इसको क्या करें ये कि अगर ये आपस में कनेक्ट हो जाए या कुछ हो आपस में टच हो जाए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपने जो सब स्टेशन देखे होंगे वहाँ पे आपने देखे होंगे कि बड़ी बड़ी जगह होती है शहर से बाहर और वहाँ पर
बहुत सारे तार और ट्रांसफार्मर और पोल्स का जाल बिछा रहता है। तो वो जो होता है वहाँ पर जो एक तरफ से बिजली आ रही है और जो दूसरी तरफ जा रही है, उसके बीच में जो कनेक्टर है वो एयर के थ्रू इंसुलेटेड होता है। जो एयर होती है उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इस तरह के जो ओपन स्पेसेस में जो सब स्टेशंस लगते हैं उनको एयर इंसुलेटेड सब स्टेशंस बोलते हैं। दूसरा होता है गैस इंसुलेटेड। अब मान लीजिए कोई छोटी जगह, वो छोटी जगह में आपको बहुत पास पास इन जो इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट्स इनको रखना है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर गैस जो होता है SF6 वो इस्तेमाल की जाती है और उसके थ्रू जो इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बीच में ये गैस डाल दी जाती है। तो ये कहते हैं कि ये हर तरह का सब स्टेशन, चाहे वो गैस से रिलेटेड गैस इंसुलेटेड हो, चाहे वो जो एयर इंसुलेटेड हो, दोनों तरह के जो सब स्टेशन उससे रिलेटेड काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये सप्लाई ऑफ मटेरियल भी करते हैं। इसमें ये लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोल्स बनाते हैं। अब ये लैटिस स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, तो आपने जब शहरों से कभी आप बाहर गए हों हाईवे पे, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के टावर लगे रहते हैं जिसमें क्रिस क्रॉस करके शेप बनी रहती है इस तरीके से। कुछ बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं, खेतों के थ्रू जा रहे होते हैं, वो एक्चुअली लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं। वो उनका काम सिर्फ ये होता है तारों को प्रॉपरली होल्ड करना, बहुत लाइट वेट होते हैं। तो ये जो है फैब्रिकेशन तो करते ही करते हैं, उसको साथ ही साथ गैल्वेनाइज भी करते हैं। गैल्वेनाइज का मतलब ये होते वो लोहे के हैं तो उनमें जंग नहीं लगे, उसके लिए इनके पास वो जिंक की ये कोटिंग करते हैं। तो इनका जो ये EPC बिजनेस है जहाँ पर ये कंप्लीटली सब कुछ रेडी करके देते हैं, तो उसको इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कर रखा है। इनका मतलब इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है जहाँ से ये इस तरह के लेटेस्ट स्ट्रक्चर हुए, कंडक्टर्स हुए और मोनोपोल्स जो हुए, ये खुद लेते हैं और अपने EPC में काम करते हैं। अगर इनको EPC कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला मान लीजिए, तो ये जो है अलग से भी ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर या कंडक्टर का मतलब वो तार जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं, वो वाले तार। साथ ही साथ ये मोनोपोल्स भी बनाते हैं। मोनोपोल जो आपके शहरों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े बिजली के जो खंभे लगे रहते हैं जिसमें सिंगल खंभे के ऊपर काफ़ी सारे तार चल रहे होते हैं, तो वो मोनोपोल, तो वो भी ये बनाते हैं। और खुद की जब EPC होती है, जब ये इनको कोई EPC कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वहाँ पर भी ये बेसिकली इन अपने जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, यानी अपनी ही फैक्ट्री से ये माल ले लेते हैं ताकि इनको बेटर मार्जिन मिलता है। अब ये जो इनका बिजनेस है, ये बाहर के देशों में भी एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि मेन इनका जो काम है ये इंडिया में भी करते हैं एग्जीक्यूट, और साथ ही साथ ये फॉरेन में भी करते हैं। अब कितने देशों में करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर इनका जो दूसरा बिजनेस है ये है सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वहाँ पर भी ये EPC से रिलेटेड सारा काम करते हैं। इसके अलावा ये डिज़ाइन भी करते हैं। तो ये ब्रिजेस है, एलिवेटेड रोड्स है, टनल्स है और कूलिंग टावर्स हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें इनको ये महारत हासिल है, और इस तरह के जो बिजनेस है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये एग्जीक्यूट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। कूलिंग टावर क्या होता है? कूलिंग टावर वो टावर है जिसके थ्रू किसी भी लिक्विड को इंडस्ट्रीज में ठंडा किया जाता है नेचुरली। अब तीसरा इनका जो सेगमेंट है पोल्स एंड लाइटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें ये जो जितनी भी लाइटिंग होती है और उनके साथ वो जिस खंभे पे लगे रहते हैं वो सारी लाइटिंग्स ये बनाते हैं। तो हाई मास्ट लाइटिंग लगाते हैं, ऊंची मास्ट वाली जो एक किसी चौराहे पर लगी रहती है, 8, 10, 15 लाइनें, कम से कम 70-80 फुट की हाइट वाला जो पोल होता है उस पर। फिर स्ट्रीट पोल्स, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट्स और स्टेडियम लाइट्स, जैसे क्रिकेट के मैदान में या फुटबॉल के मैदान में जो चारों तरफ लाइट लगी रहती है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर और लाइटिंग करती है। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये अपना, जैसे मैंने बताया, जैसे ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में अलग से सप्लाई भी कर देते हैं। तो इस तरीके से EPC कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं जहाँ पर ये कंप्लीट अपना ये लाइटिंग वाला काम करके देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई इनसे इंडिविजुअली कुछ माल मांगना चाहे तो उस माल की ये सप्लाई भी कर देते हैं। अब इनके जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने जो मुंबई ट्रांस हार्बर है और जो M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है वहाँ पर इन्होंने लाइटिंग की है। इसके अलावा इन्होंने कतार और जाम्बिया में भी लाइटिंग से रिलेटेड, स्टेडियम की लाइट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। और मुंबई में जो LED ट्रैफिक लाइट्स है वो भी इनकी लगाई हुई है। ये अपने
इस लाइटिंग वाले बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे हैं और ये साइनेजेस में यानी जो साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं उस बिजनेस में भी उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा इनका जो वर्टिकल है वो रेलवे सर्विसेज से रिलेटेड है। रेलवे सर्विसेज में रेलवे के टेंडर लेते हैं और रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड और सिग्नलिंग से रिलेटेड जो ये काम है वो ये करते हैं। अभी इन्होंने एक और सेक्टर में सेगमेंट में कदम रखा है, हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें इनकी प्रेजेंस नहीं है, वो है सोलर ईपीसी। तो सोलर ईपीसी के अगर आप काफ़ी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमने काफ़ी सारे सोलर ईपीसी कंपनीज़ के वीडियो बनाए हैं, तो उसमें जो सोलर पार्क का एस्टेब्लिशमेंट करना और सोलर मॉड्यूल को कंप्लीटली फिट करना, तो सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल और इस तरह के सोलर मॉड्यूल का असेंबली और इंस्टॉलेशन जो है ना वो ये करते हैं। अब इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेशली जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो काम होता है उसमें जो पोल्स काम आते हैं, कंडक्टर काम आते हैं और लेटिस स्ट्रक्चर्स जो काम आते हैं वो ये खुद ही तैयार करते हैं अपने फैक्ट्री में। फिर 59 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। 13,50,000 जो मीट्रिक टन के टावर्स अभी तक ये सप्लाई कर चुके हैं। 35,000 से ज़्यादा सर्किट किलोमीटर्स के कंडक्टर्स ये सप्लाई कर चुके। 35,000 सर्किट किलोमीटर का मतलब ये कि अगर एक वायर 2 बार जा रहा है, यानी कि कई बार होता ही है कि 2 लाइनें पैरेलली चलाई जाती हैं कि कई बार कि किसी एक लाइन में फॉल्ट आ जाए तो दूसरी लाइन के थ्रू हम उस बिजली को या पावर को ट्रांसमिट कर दें, तो वो जो डबल लेंथ है ना तो उसको सर्किट किलोमीटर बोलते हैं। अगर सिंगल लाइन होगी तो वो नॉर्मल किलोमीटर्स में काउंट होगी, लेकिन जो सर्किट किलोमीटर है वो ये बताने का प्रयास होता है कि हो सकता है कि किसी जगह ये लाइनें डबल या ट्रिपल भी हों। फिर तो पोल्स की बात करें तो अभी तक 4,74,000 से ज़्यादा ये पोल तैयार कर चुके हैं और इंस्टॉल कर चुके हैं। ऑर्डर बुक की बात करें तो जून 2024 में इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 14,654 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जो लगभग 2.7 ईयर्स के लिए, 3.25 साल के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इनका जो मार्च 2025 में रेवेन्यू था वो 5300 करोड़ था और ये जो ऑर्डर बुक है ये ईयर ऑन ईयर जो है 44% बढ़ी है। अगर L1 को भी इंक्लूड कर लो, L1 का मतलब ये कि जब अपन टेंडर देते हैं तो टेंडर में आपका जो है अभी अवार्ड नहीं हुआ है आपको वो प्रोजेक्ट, लेकिन आप उसमें लोएस्ट बिडर हैं और ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि अगर आप टेक्निकली क्वालिफाई हो गए तो वो बिड जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर L1 को भी इंक्लूड मैं कर लूँ तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 14,654 करोड़ से बढ़कर 15,637 करोड़ की हो जाती है। अब इनके जो बिज़नेस में जो टेल विंड्स हैं, टेल विंड्स का मतलब ये है कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे ये आगे अपने ग्रोथ मोमेंटम जारी रख पाएंगे, ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस एनवायरनमेंट इनके फेवर में है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये जो ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम बढ़ने वाला, उसका कारण ये कि भारत का ये टारगेट है कि 2030 तक जो है 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर दी जाए, कैपेसिटी क्रिएट 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी क्रिएट कर दी जाए। जब आप कैपेसिटी क्रिएट करेंगे तो उस पावर को, जो पावर जनरेट उसको इवैक्यूएट करने के लिए या उसको ले जाने के लिए रोड्स भी चाहिए, जिसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोलते हैं। तो जो बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ना ही बढ़ना। फिर जो इसको छोड़ दें, मतलब रिन्यूएबल पावर कुछ की बात नहीं करें, टोटल पावर की बात करें, 2047 तक जो है भारत की जो पावर डिमांड है वो 708 गीगावाट होने वाली है और इसके लिए करीब 2100 गीगावाट का कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन है, भाई ग्रिड जो है आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ग्रिड की भी एक लाइफ है, तो लगातार जो पुराना ग्रिड है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है ताकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेस हैं, मतलब बिजली जब आप वहाँ पावर प्लांट से चलती है और आपके घरों तक पहुँचती है तो बहुत सारी बिजली की क्षति हो जाती है, क्योंकि उसके कई कारण तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और कई कारण जो पुराने जो नेटवर्क, जो जितने भी ग्रिड्स हैं उसमें भी जो पुराने हो गए हैं उनको भी रिपेयर करने और मेंटेनेंस करने और रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो ये भी इनके लिए एक टेल विंड है। अब इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि ये जो अभी तक कंप्लीटली फोकस्ड है करीब 80% से ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी में, तो वहाँ पर अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना
जो ईपीसी पोर्टफोलियो उसको एक्सपेंड करें, और ये स्पेशली फोकस कर रहे हैं अपने लाइटिंग वाले बिजनेस में जहाँ पर इनको काफ़ी संभावना नज़र आती है। फिर ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफाई हो और काफ़ी सारे देशों में यानी फॉरेन में जो इनका जो एग्जीक्यूशन ये कर रहे हैं वो जो फॉरेन वाला पोर्टफोलियो है उसको ये एक्सपेंड करें। अब इनकी क्लाइंट्स की बात करूं तो जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं उसमें इनके बड़े मार्की क्लाइंट्स हैं, पावर ग्रिड है पावर ग्रिड इनका मेन क्लाइंट है, इसके अलावा अडानी पावर हुआ और स्टेट यूटिलिटीज़ जो हैं वो इनकी क्लाइंट्स हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, देखिए जानना इसलिए आवश्यक है, ये ईपीसी में काम करते हैं, टेंडर बेस काम करते हैं, काम करने के बाद इनको पैसा मिलता है। हालांकि कुछ पैसा इनको एडवांस में मिल जाता है लेकिन मेजर इनका जो पैसा है वो काम करने के बाद मिलता है। तो अगर ऐसा क्लाइंट आपका हुआ जो पैसा देने में असमर्थ हुआ या जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं हुई तो पैसा डूबने का चांस रहता है। और हमें इस तरह के जो एज शेयर होल्डर्स इस तरह के जो टेंडर्स होते हैं हम नहीं चाहते कि हमारी जो कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं वो कंपनी इस तरह के टेंडर ले जिसमें उसको लॉस होने के चांसेस हों। दूसरे जिनके जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ और इस तरह के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, तो वहाँ से जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं को ये ज़्यादातर एग्जीक्यूट करते हैं या उनके ईपीसी ऑर्डर लेते हैं, तो वहाँ पर भी इनके पैसे डूबने के जो चांसेस होते हैं वो मिनिमल होते हैं। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए 40-50 साल से बिजनेस में हैं और बहुत अच्छे इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ संबंध है और इसके कारण इनको रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। फिर दूसरी चीज़ है ऑर्डर बुक जो है वो लगभग 3 साल के रेवेन्यू विजिबिलिटी है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लगभग 60% जो है इनका डोमेस्टिक ईपीसी से रेवेन्यू आता है और जो 40% इनका रेवेन्यू आता है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। और पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो अभी जो ऑर्डर बुक फिलहाल इनकी है उसमें से पावर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो ऑर्डर्स है वो 93% है, रेलवे से रिलेटेड 2% है, सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 4% है और पोल एंड लाइटिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट जो इनके ऑर्डर बुक है वो 1% है। दूसरी चीज़ ये कि इनके जो ऑपरेशंस हैं स्पेशली जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी में तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनके ऑपरेशंस हैं, यानी कि वहाँ पर ये अपने ये जो पोल मास्ट और लेटेस्ट स्ट्रक्चर वगैरह खुद बनाते हैं, उसको गैल्वनाइज करते हैं, कंडक्टर्स खुद बनाते हैं ताकि वहाँ पर इनको किसी तीसरे जो सप्लायर है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। जो वीकनेस की बात करूँ तो देखिए टेंडर बेस काम है, जो टेंडर बेस जो काम होते हैं उसमें क्या है कि टेंडर मिले नहीं मिले और ये थोड़ी सी समस्या हमेशा रहती है। लेकिन जैसे अभी तक ये करते हैं, अभी तक ये काफ़ी इनकी हेल्दी ऑर्डर बुक है और अभी तक जो 50 साल से सर्वाइव करते हैं तो ये मान के चला जा सकता है कि एक रीजनेबल क्वांटिटी में इनको टेंडर मिल जाएंगे, औरों को भी मिलेंगे यानी इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी मिलेंगे लेकिन इनको भी साथ साथ मिलते जाएंगे। दूसरा जैसे मैंने बताया इस क्षेत्र में ईपीसी वाले क्षेत्र में और जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के जो काम है इसमें कई सारी और कंपनियां भी हैं जो मजबूत कंपनियां हैं जिनसे इनको इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो इनको इशू आता है, स्पेशली जैसे ये बांग्लादेश में अभी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे थे तो बांग्लादेश में जो कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल हो उसके कारण इनका जो प्रोजेक्ट है वो सिग्निफिकेंटली डिले हुआ। तो इस तरह के जो रिस्क हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इनको झेलने पड़ सकते हैं। अब मार्केट कैप की बात करूं तो 9900 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 35 रुपये का कर्जा है जो मैनेजेबल है। इसके अलावा इनकी ROE बहुत ही अच्छी है 21.6, तो किसी EPC कंपनी में इस तरह का ROE जो है वो एक मायने रखता है। और जो PE है वो आजकल के जिस तरह के स्मॉल कैप और मिड कैप के जो भाव बढ़े जा रहे हैं 100, 150 और 60, 70 यहाँ से कम कोई PE नहीं है, तो वहाँ पर एक ठीक ठाक सा रीजनेबल PE इनका 26 का। फिलहाल अगर पिछले 12 महीनों का मैं सेल्स ग्रोथ देखूं तो वो लगभग 47% अप है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो साल दर साल 55% अप है। प्रमोटर के पास बहुत ही हेल्दी 71% जो स्टेक है। FII के पास 1.5% स्टेक है। DII के पास 12.5% स्टेक है और पब्लिक के पास 15% स्टेक है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो ये कुछ उन कंपनीज़ में से कुछ उन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में से है जिनके फाइनेंशियल मीट्रिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो नेगेटिव है, यानी एडवांस में इनके पास पैसा आता है, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं ये अगर रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिलती है तो अगर कोई समझदार इन्वेस्टर हो और लोअर लेवल पर इस तरह की कंपनीज़ को खरीदे और उसको लंबे टर्म समय तक
होल्ड करने का प्रयास करें कम से कम 2-3-4 साल तक, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कंपनी में कोई उनको नुकसान होने के चांसेस होते हैं। हाँ, ये है कि कंपनी में इस तरह की जो कंपनीज़ में एक इनहेरेंट रिस्क जो होता है वो बिज़नेस साइकिल का होता है कि कई बार जो है इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो है टेंडर इशू ही नहीं करता, जो टेंडर इशूइंग जो एजेंसी है वो टेंडर इशू ही नहीं करती, तो ये काम क्या करेंगे। तो इस तरह के रिस्क जो है अगर आप झेल सकते हैं और इस तरह की अन्य कंपनियां आप फाइंड कर सकते हैं तो आपको उनको अवश्य देखना चाहिए। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।